हेलो नीट एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, रिवीजन सही से कर रहे होंगे। लेकिन अब इस समय आ चुका है जानने का कि कहाँ किस जगह पे आप ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करें ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव जो आपका टाइम है उसका यूज़ करके बहुत अच्छे एग्जाम में स्कोर कर सके। हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रिपरेशन में सबसे पहला काम होता है अपने जो रिजल्ट है उसे सिक्योर करना। उसके बाद सेकंड काम होता है अपने रैंक को इम्प्रूव करना। तो सबसे पहला काम है कि आपका स्कोर इतना आ जाए एग्जाम में ताकि आप डिसेंट एक रैंक के साथ एक अच्छे कॉलेज में जा सकें। हम जानते हैं कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका स्कोर अभी के टाइम से भी, अगर हम माने जो अभी करंट सिनारियो है इस हिसाब से भी अगर लेकर चलें, तो हमारा जो स्कोर होगा वो स्कोर अगर मेरा हो जाता है 620 के अराउंड हो जाता है, 620 प्लस, तो इसमें आपका जो एडमिशन है वो आसानी से हो जाता है। 620 प्लस के लिए अगर आप कंसीडर करते हैं आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में अगर 360 का आता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आप ठीक से पढ़ेंगे तो 330 लाना बहुत आसान है, नॉट अ बिग डील। और अगर यहाँ पे आ जाता है केमिस्ट्री की बात करो आप, तो केमिस्ट्री में भी 150 मार्क्स है, ये आप लाओगे सही से तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो 150 मार्क्स यहाँ पे आ गए, तो इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया 480 मार्क्स हो गया आपका, जो दोनों को कंबाइन यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो अब हमें चाहिए कितना, 620 मार्क्स चाहिए। और यहाँ पे आ चुका है तो मेरा फिजिक्स में मार्क्स ऑलमोस्ट 150 के पास अगर मेरा करेक्ट मार्क्स आ जाता है तो इसका मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा 140 मार्क्स। सबसे बड़ा चीज जो फैक्टर होता है हमारे सिलेक्शन में वो फिजिक्स होता है यार। फिजिक्स की वजह से ही तो नहीं होता है, इसमें अगर स्कोर ठीक ठाक आ गए तो आपका बाकी तो सब ठीक ठीक हो जाता है। सिलेक्शन का एकदम मतलब प्रोबेबिलिटी होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। बायोलॉजी के लिए तुम श्योर है आपने ठीक से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री भी इतना करके स्ट्रेटजीज हो जाएगा। फिजिक्स में कितना करे कि एटलीस्ट मेरा 140 मार्क्स करेक्टली आ जाए। इसके लिए जो नीट है वो किस हिस्से से कितना सवाल पूछता है, किस तरीके का पूछता है, इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं और कहाँ पे कम मेहनत में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो पिछले साल का पेपर है उसे हम लोग देखेंगे। 2022 का जो पेपर है, सबसे पहले जान लो कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी होता है, हर एक सवाल हर एक पेपर में 45 क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं और इसका मार्क्स कितना होता है, 180 आपको मार्क्स मिलता है इसका। जो 45 होता है उसमें 35 तो स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव रहता है, एक सेक्शन ए में रहता है, और सेक्शन बी जो होता है उसमें 15 होता है जिसमें 10 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, आपको 5 छोड़ सकते हो, ऑप्शन रहते हैं। और पेपर जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है रिलेटिवली थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन होता है सेक्शन ए के कंपैरिजन में, और यही ट्रेंड हर एक पेपर में होता है, आपके चारों सेक्शन में होता है, 35 प्लस 15 होता है। लेकिन ये जो जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कैसे हम करें, किस पोर्शन को कैसे कवर करें, किसमें कितना स्कोर करें ताकि हमारा जो डिसेंट स्कोर तक आ जाए। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल को समझना है। अगर जो फिजिक्स में हम बात करें तो फिजिक्स में डिफिकल्टी लेवल में जो बहुत टफ सवाल में आता है, 6 सवाल पूछा गया पिछले साल में। 23 क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और 21 क्या था आपका, 21 क्वेश्चन हम देखें तो मीडियम लेवल का था। मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग अगर है, सारे फॉर्मूले याद है, सही से कॉन्सेप्ट याद है, तो आप ये पोर्शन का जो क्वेश्चन है इसे आप सही तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो कि 6 क्वेश्चन आपने नहीं किया, तो 6 क्वेश्चन नहीं किया तो कितना हो गया, 24 मार्क्स आपके चले गए यहाँ से। और आपके टोटल होते कितने हैं, तो 180 होते हैं। 180 में 24 आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका जो मार्क्स हो जाएगा 160, ये आपका हो जाएगा लगभग हो जाएगा वन ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, 156 के अराउंड ये मार्क्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, 156 होगा, 20 76 40 कितना हो गया, इतना भी नहीं चाहिए मेरे को कितना करना है, 140 के करीब करना है स्कोर। मतलब हमारे पास अभी और ऑप्शन है कितने मार्क्स को हटाने का, मतलब 4 क्वेश्चन और नहीं कर रहे। जैसे मान लो कि जो मीडियम सवाल है इसमें भी अगर 3 4 क्वेश्चन आपको नहीं आते तब भी नॉट अ बिग डील। इजी है तो पूरा पूरा करना है, मीडियम में भी 3 4 सवाल छोड़ देते हैं अगर हम इस पेपर 2022 के हिसाब से, तो आपका स्कोर अराउंड 140 इजिली यहाँ पे पहुंच जाएगा। और 140 स्कोर इज अ डिसेंट मार्क्स। आपका 610 प्लस भी होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इतना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। पहला प्रायोरिटी अपना एडमिशन है, उसे सिक्योर करना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी बातें जो रैंक बढ़ना होता है सब कुछ होता है तो सेकेंडरी चीज होता है, और ये डुएबल है, बहुत कम टाइम में इसको कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए तो प्रॉपर आपका क्रैश कोर्स 60 डेज का स्टार्ट करो, उसमें होगा कवर। लेकिन इतना मार्क्स आएगा तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ओके, चलो देखो आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो पोर्शन होता है आपका, जो सिलेबस आया, सिलेबस में अगर हम जो 12th का बात करें तो इसका क्वेश्चन ज्यादा है एज कम्पेयर टू 11th, क्योंकि ऑप्शन इसमें ऐड हो चुका है तो क्वेश्चन हो गया 50। और देखो यहाँ पे आपके पास एक एज है, एज ये है कि जो 12th का पोर्शन है इसको जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं है, जो फ्रेशर है, पहली बार अपियर कर रहे हैं,
उनका 12th तो इसी साल का होगा, तो 12th का सिलेबस रिलेटिवली उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है इन कंपैरिजन टू 11th का रिवीजन करना पड़ता है। तो अगर इसमें 29 क्वेश्चन है, इसको अगर पूरा-पूरा टैप कर लेते हो, तब तो उसके बाद तुम्हारा 11th से हार्डली कितने सवाल बनाने पड़ेंगे? हमने पहले ही देखा वहाँ पे कि 6 और 4 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मतलब 35 के आसपास। तो मतलब ये जो पोर्शन हुआ आपका 11th का, उससे 5-7 सवाल भी कर लेते हो आप, तो आपका काम हो जाता है। 35 के आसपास अगर इसी करते हो, तो 35 क्वेश्चन करोगे, तो 35 में आपका स्कोर कितना हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा आराम से। 35 और 125 और जहाँ ये हो जाएगा 140 के आसपास, आपका जो स्कोर है वो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो सवाल उठता है कि जो हमारा टॉपिक है उसमें रिवीजन कैसे करें, किस तरीके से करें ताकि हमारा ये पॉइंट है वो कवर हो जाए। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि किस चैप्टर से किस हिसाब का सवाल आता है। जैसे आप देखोगे कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये आपका दिया क्वेश्चन है, इसे 9% यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और 9% दिया है ये आपका जो इसे मैकेनिक्स हो गया आपका। जैसे ग्रीन वाला पोर्शन आगे देखोगे तो ग्रीन वाले में क्या दिया है, एटॉमिक एटम एंड न्यूक्लियर, ये सबसे आसान पोर्शन है 12th का। इसको करेंगे तो इसका आपका 7% क्वेश्चन है, ये आसानी से यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद देखोगे जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, तो इससे सवाल बहुत कम आते हैं। इससे पूछे गए 2% क्वेश्चन पूरे पेपर में आए हैं, तो ये बहुत आसान होता है। इसको मतलब ऐसा है कि 2-3 घंटे पढ़ने से ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मेरा कैनेमेटिक्स होता है। कैनेमेटिक्स से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। 7% ये हो गए, तो 11th का ये टॉपिक जो दिया है, इसे आप करोगे तो इजिली हो जाएगा। अगला है लॉज ऑफ मोशन, से भी 7% क्वेश्चन है, देख लो ना, 7% 11th का जो हिस्सा है। इसके बाद वर्क एनर्जी जो दिया है मेरा चैप्टर, उसे कितने 4% दिए हुए हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन जो दिया है, 4.5% क्वेश्चन दिया है। अब देखोगे 4.5% में चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू लॉज ऑफ मोशन बात करोगे 7%। तो अगर आपको इन दो चैप्टर के बीच में रिवीजन करना है तो आप किसको प्रेफर करोगे? आप प्रेफर करोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, बिकॉज कम मेहनत में हो जाएगा। आगे बढ़ोगे ग्रेविटेशन, इससे आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, 4.5% क्वेश्चन पूछे गए, और इसके जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं काफी जल्दी इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है क्लास 12th का ये टॉपिक, बहुत हॉट टॉपिक है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। 9% होता है। देखो अभी 7 और 9% वाले को हम कवर करेंगे। 7% में हो गया आपका कौन सा, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, इसे करना है। लॉज ऑफ मोशन का जो टॉपिक है, ये हमारा हॉट टॉपिक में आ गया, इसको सही तरीके से कवर करना है। साथ ही साथ जो काइनेमेटिक्स होता है, ये हमारे लिए एक हॉट टॉपिक में आ गया, इसको काफी आसानी से कवर करना है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में आता है तो 9% क्वेश्चन आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7% सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा आपका। सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं दिया है, 7% दिया है आपका। यहाँ पे देखोगे तो जो अगला पोर्शन है ये ग्रेविटेशन 4.5 हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। इसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव जो दिया है मेरा, इससे कितने पूछे गए, 7% क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। ऑसिलेशन एंड वेव है, इससे कितने क्वेश्चन है, इससे पूछे गए हैं 7% सवाल है लगभग, ऑसिलेशन एंड वेव से। अगेन देखोगे ये जो टॉपिक दिया है, इसको क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप कवर कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके बाद 2% जो आ रहा है ना यहाँ पे, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उस हिसाब से कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमें जो करने को मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टॉपिक दिया हुआ है, ये भी डुएबल होता है, काफी इजीली हो जाता है, काफी आसानी से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और देखोगे यहाँ पे तो जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, ये एक हमारा इजी टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो डुअल नेचर है, इसको कवर कर लेना है आसानी से, ताकि 6-7% सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो ना कि जब कवर करने जाते हो ना, तो आपको प्रॉपर ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि जो 12th का पोर्शन है, क्योंकि ऑप्शन का सेट आने वाला है, ऑप्शन होगा आपका 12th वाले सेक्शन से, तो जो ऑप्शन आएगा तो वहां पे 12th का पोर्शन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। 11th में जब बात करेंगे तो 11th में सबसे पहले जो आपको करना है स्कोर, मान लो कि 15 सवाल बनाने हैं, 11th से हमें कवर करनी है, तो 11th में कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें हम लोग ज्यादा ध्यान दें, सो दैट हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाए। सबसे पहले एक टॉपिक होता है हमारा, स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं, एरर एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं। ये मतलब तुम ध्यान से समझो कि इससे 2 से 3 सवाल इसमें भी आ जाते हैं, 2 से 3 सवाल पूछ देते हैं कभी कभी। और ये टॉपिक होता है, इसको मुश्किल से 3-4 घंटे में कवर कर सकते हैं, 3 to 4 आवर में इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा आता है मोशन, जो हो गया मेरा काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन आ गया, इससे भी 1-2 सवाल आ जाते हैं, इसको काफी आसानी से कवर कर सकते हैं, बहुत जल्दी में कर सकते हैं। और जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया जैसे, उसके बाद मान लो थर्मोडायनेमिक्स का जो मेरा टॉपिक हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से भी बहुत इजी सवाल आते हैं, बहुत जल्दी में आप उसको कवर करके बना सकते हो। और फायदा ये होता है कि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो जब आप रिवीजन करने जाते हो ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर लो वो चैप्टर जिससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके जो स्कोर है वो एग्जाम में ज्यादा हो रहे हैं उससे, और उसको बनाने में मेहनत कम हो रहा है। जैसे 11th का टॉपिक हो गया, 11th में हमको एरर पढ़ लेना है पहले स्टार्टिंग में, काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर लेना है, जैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन हो गया, जैसे हमारा फ्लूइड का पोर्शन हो गया।
समझ गया ना? ये सब टॉपिक ना हमारे इजी टॉपिक में आते हैं जिसको बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। वहीं पे जब 12th की बात करें तो 12th में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मैग्नेटिज्म बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, इसे आप जितना थॉरली करोगे ना, जितना अच्छे से करोगे, आप जैसे रे ऑप्टिक्स हुआ, रे ऑप्टिक्स आप कितना भी पढ़ लो तो हो सकता है एग्जाम में पूछे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं क्लिक करे। वे ऑप्टिक्स से आराम से बन जाएंगे, सवाल बन जाएंगे, फैक्ट्स याद है अगर तो आपको ना चैप्टर वाइज डेली का परसेंटेज जो देखकर जो किस चैप्टर का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है और उसका जो एग्जाम में प्रिपरेशन करने के लिए कितने टाइम लगते हैं वो देखो, और इस हिसाब से अपने एबिलिटी के हिसाब से आप ड्रॉ करो कि 140 मार्क्स तो मिनिमम हमारा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, चाहे कंडीशन कितना भी एडवर्स हो जाए, कितना भी खराब हो जाए। अगर ये माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही इजीली आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और 140 का जो बैरियर है वो क्रॉस कर जाओगे, और आपका जो एडमिशन है वो काफी आसानी से हो जाएगा और काफी मतलब सिक्योर होगा, आप सेफ होगे कि हाँ मेरा इतना स्कोर है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स फैक्टर लगाते हो, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करते हो, तो आपका जो स्कोर है और एलिवेट करेगा और 650 प्लस पे भी पहुंच सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए एक राइट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है कि किस टॉपिक को पहले रिवीजन करें। ओके, तो स्टार्टिंग इसका जो ऑर्डर होता है रिवीजन का, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम लोग कैसे कैसे आएगा। लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं किस किस चैप्टर से कैसा सवाल पूछा गया है। जैसे आप बात करोगे कि पूरे फिजिक्स को अगर डिवाइड करें तो मैकेनिक्स से हीट है, एसएसएम वेव होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स होता है। अब देखोगे कि जो ये हमारा पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं आए। इसे 6 सवाल आ गए आपके इजी, और 4 सवाल कैसे आ गए मीडियम, मतलब 10 सवाल हो गए आपका इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया। वहीं पे ऑप्टिक्स से भी 4 सवाल आ गए हैं। ऑप्टिक्स से कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, तो ऑप्टिक्स में बस साइन कन्वेंशन होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। तो ये जो 4 सवाल हो गए ये भी बन गए, तो ये भी कैसा आ गया, इजी कैटेगरी का हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बस एक डिफिकल्ट सवाल को हटा दे तो 4 9 इजी आया और 4 मीडियम सवाल आ गया। ठीक है, ये आपका टोटल सवाल यहाँ पे आ गया। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितना बना लोगे, 13 क्वेश्चन बना लोगे। यहाँ पे ये भी इजी है, इजी प्लस मीडियम में हो गया, कन्वर्ट करती है। एचएचएमएम वे में भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है, 2 ही सवाल है जो बहुत इजी है, मतलब इसको भी आसानी से कर सकते हैं हम लोग। वहीं पे हीट का सवाल हमेशा इजी होता है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया। ये भी कैसा हो गया, इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो टोटल इजी क्वेश्चन है यही 33 के आसपास हो जा रहा है। 33 क्वेश्चन बहुत आसान हो जा रहा है। वहीं पे जो मीडियम क्वेश्चन है 11 के आसपास हो जा रहा है। डिफिकल्ट सवाल 5 6 ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और 33 11 करोगे तो ये तो तुम्हारा 44 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो इजी टॉपिक है ना उसको कवर करना है। मैकेनिक्स हमारे लिए बहुत डिसाइडिंग होता है, एक होता है मैकेनिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये दो जो टॉपिक होता है ना, यही दो मिलके तो 19 क्वेश्चन हो गए, 50% सिलेबस को कवर करता है। तो 11th का मैकेनिक्स और 12th का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर कवर करते हो तो समझो कि 50% फिजिक्स आपका वहां पे डन हो चुका है। साथ ही साथ उसमें हीट को भी ऐड कर दोगे तो 5 सवाल और ऐड हो गए वहां पे। अगर मान लो हीट नहीं चाहते हो तो मॉडर्न फिजिक्स को ऐड कर दोगे तो 10 सवाल और ऐड हो गए, मतलब हो गया 10 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया आपके जो इजी क्वेश्चन हो गए, कितना हो गया 19 हो गया, और मॉडर्न फिजिक्स से 6 जोड़ लो तो कितना हो गया 25 हो गया। और साथ में जो हीट का पोर्शन है आप फिर आप हीट को ऐड करते हो तो इसमें कितना हो जाता है 5 और हो जाता है। 30 क्वेश्चन तक तो यहाँ पे एकदम बिना किसी टेंशन का, बिना परेशानी का आप 120 तक स्कोर कर सकते हो। अगर आप 120 स्कोर करने के लायक हो तो इसके बाद उसको बढ़ा के 150 करना इज अ मच इजियर थिंग। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि तुम्हारा मैकेनिक्स का जो पोर्शन होता है, जो कुछ भी आ रहा है पोर्शन, उसका अच्छे से रिवीजन हो गया, वो क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन आता है एकदम टिक पे होना चाहिए कि हाँ पूछ क्या रहा है, करना क्या है। अगर इजी सेक्शन को भी आप पूरा ईमानदारी से शिद्दत से बना देते हो तो 120 का जो बैरियर क्रॉस कर जाओगे, 2 3 सवाल और मीडियम का बना दिए तो 140 आ जाओगे। और 140 फिजिक्स में जिस दिन तुम्हारा नीट के पेपर में आ गया, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है और तुम अपने कॉलेज में बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे, वो भी पहली अटेम्प्ट में। ड्रॉपर हो तो ये अटेम्प्ट तुम्हारा आखिरी होगा, और जो फ्रेशर हो पहली बार अपियर कर रहे हो तो यही अटेम्प्ट तुम्हारा आखिरी होगा। ये पहली बार और आखिरी बार में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है ना जब एग्जाम दे रहे हो तो सिलेक्शन होना। ठीक है, रैंक तो बाकी हम इंप्रूव करेंगे, जो भी आपका पोटेंशियल होगा, लेकिन पहले वो बैरियर पार करना जिससे आपका जो रैंक है वो आ जाता है कुछ, जिससे आपका एडमिशन हो जाए। और इसके लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन कहीं भी हो, फिजिक्स में आप 60 50 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 70 नंबर स्कोर करते हो, और आप चाहते हो अपने स्कोर को एलिवेट करके 140, अगर आपका अभी एग्जिस्टिंग 130 140 आप चाहते हो कि 160 प्लस हो जाए, तो ये अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। और कंप्लीट प्रैक्टिस करने के लिए कंप्लीट कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है इस चैनल पे, जो 60 डेज में आपका थॉरो 11th और 12th का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कराएगा। और ये एकदम टू द पॉइंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। जैसे सवाल आते हैं, जितने सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए ठीक उसी ऑर्डर में होगा, जो आपको काफी बेनिफिट करेगा अच्छे स्कोर को करने में। तो
अगर ये सारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।